एक बहुत ही सच्ची बात कही गई है कि सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसको अपना समझ लेता है। होता क्या है कि कभी-कभी एक गरीब आदमी क्या होता है, वो सीधे चुनाव लड़ता है और विधायक बन गया। यानी कि उसकी जो स्थिति है वो चेंज हो गई, उसका समय बदल गया। तो उसके बदले हुए समय और स्थिति का जो है सम्मान होता है कि वो आदमी जो है आज विधायक है। 5 साल बाद जब फिर वो चुनाव हारेगा तो फिर वो अपनी औकात में आ जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, लेकिन इंसान उसको अपना समझ लेता है। तो देखिए, समय सबका बदलता है। अगर आप आज गरीब हैं तो कल अमीर हो सकते हैं, और अगर आप आज अमीर हैं तो कल गरीब भी हो सकते हैं। इसलिए समय के हिसाब से जो है चलिए, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 28 मई के करंट अफेयर पे। और आज के वीडियो में टोटल हम 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे, और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि देखिए, कल मैंने शाम को एक वीडियो अपलोड किया था, जो मई महीने के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 प्रश्न है करेंट अफेयर के, उनका कलेक्शन उस वीडियो में आपको मिलेगा। तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और साथ में फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने अभी हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी। तो देखिए, इस विधेयक को मंजूरी अभी हाल ही में हरियाणा के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य ने दी है। यानी कि अब जो है, जो आपका हरियाणा राज्य है वहाँ पर अगर आप सरकारी संपत्ति को क्षति पहुँचाएंगे तो आपसे पैसा वसूला जाएगा। देखिए, जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है, तो इनसे मंजूरी मिलने के बाद जो आपका संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 है, ये अब कानून बन गया है। और इस कानून के तहत सरकार के पास किसी भी प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान का हर्जाना वसूलने का अधिकार होगा। और ये विधेयक जो है ये 18 मार्च 2021 को हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ था। तो ये डिटेल्स है, इसको याद रखिएगा। हरियाणा में है तो भाई कोई भी दंगा फसाद ना करिए, आप लोग शांति से अपना काम करिए। दूसरा प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी हाल ही में किस भारतवंशी को विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के तौर पर नियुक्त किया है। तो देखिए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, इन्होंने अभी हाल ही में अरुण वेंकट रमन को विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के तौर पर अपॉइंट किया है। और देखिए, जो आपके अरुण वेंकट रमन है, ये काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं। अभी हाल ही में अमेरिका के व्हाइट हाउस यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यालय से ये पता चला है कि जो आपके अरुण वेंकट रमन हैं, इनको जो है कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर अमेरिकी सरकार को सलाह देने का टोटल 20 साल का एक्सपीरियंस है, इसीलिए इनको ये पद दिया गया है। और अगला प्रश्न है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्चायोगों और दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। तो देखिए, इन देशों की संख्या टोटल 9 है, और ये देश कौन से हैं इनका नाम रख लीजिएगा। देखिए, ये देश आपके हैं बहरीन, ओमान, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर, ठीक है। तो इन 9 देशों में क्या खोले जाएंगे वन स्टॉप सेंटर। और वन स्टॉप सेंटर का यूज़ क्या होगा। देखिए, अभी हाल ही में जो भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव हैं, जिनका नाम है राम मोहन मिश्रा, ठीक है, इन्होंने बताया है कि जो आपके ये वन स्टॉप सेंटर बनाए जाएंगे, तो इन केंद्रों को खोलने का उद्देश्य जो है इन देशों में यानी कि इन 9 देशों में जो काम करने गई भारतीय महिलाएं हैं उनको हिंसा होने पर उनकी मदद करना। यानी कि जो भी ये वन स्टॉप सेंटर बनेंगे, तो देखिए, भारतीय जो है ये कई सारे देशों में काम करने जाते हैं, और भारतीय महिलाएं खासतौर से जो केरल राज्य है, ठीक है, वहाँ की नर्सेज जो है विदेशों में बहुत काम करती हैं, अरब कंट्रीज़ में। तो अगर उनके ऊपर कोई हिंसा हो रही है तो वो इस वन स्टॉप सेंटर में आएंगी, शिकायत दर्ज करेंगी, और उसका निराकरण जो है किया जाएगा जो इंडियन एम्बेसी होगी उसके द्वारा। और एक खास बात और है, देखिए, सऊदी अरब में चूंकि बहुत सारे भारतीय काम करने जाते हैं, महिलाएं भी काम करने जाती हैं वहाँ के हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो इसीलिए सऊदी अरब में 2 जो है वन स्टॉप सेंटर बनाए जाएंगे। तो ये सारे फैक्ट नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, ये भी ट्रायल है, और ये अगर सक्सेसफुल रहता है तो पूरे दुनिया में जहाँ भी हमारे जो है
एम्बेसीज वगैरह हैं, यानी कि उच्चायोग और दूतावास हैं, वहाँ पर जो है वन स्टॉप सेंटर बनाया जाएगा। और यहाँ पे एक फोटो दिख रही है, ये फोटो है स्मृति ईरानी की। ये कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं केंद्र सरकार की। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है? तो देखिए, इन राज्यों की संख्या टोटल 7 है। ये राज्य आपके हैं महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। तो इन सातों राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों को खोलने का लागत होगा 14.30 करोड़ रुपए, और प्रत्येक केंद्र में किसी एक खेल की सुविधा उपलब्ध होगी, यानी कि कोई सेंटर होगा जिसमें फुटबॉल खेलने की सुविधा होगी, किसी में कबड्डी, किसी में कुछ, मतलब अलग अलग प्रशिक्षण दिया जाएगा इन 143 खेलो इंडिया केंद्रों में। तो इसको याद रखेगा। और देखिए, जो यहाँ पे एक फोटो दिख रही है, फोटो किसकी है? किरण रिजिजू की है, जो कि भारत के केंद्रीय युवा मामलों और खेल मामलों के राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तो याद रखेगा कि अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए टोटल 7 भारतीय राज्यों महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है। पांचवा प्रश्न की हाल ही में भारत और किस देश ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है, जो कि समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं? तो देखिए, अभी हाल ही में जो है भारत और जो ओमान है, ठीक है, तो भारत और ओमान ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है, जो कि समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग, देखिए इन दोनों पर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से सैन्य अभ्यास भारत करता है ओमान के साथ, और समुद्री सुरक्षा कैसे प्रदान कर रहा है ओमान भारत को। देखिए, इस समुद्री समझौते ने भारत को पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर, फारस की खाड़ी और पूर्वी अफ्रीका में अपने प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम बनाया है। और ये पहला ऐसा समझौता था जिस पर भारत ने किसी खाड़ी देश के साथ किया था। देखिए, थोड़ा सा मैं लोकेशन आपको दिखाऊंगा ओमान की। देखिए, ये आपका ओमान है और ये आपका इंडिया है, ठीक है। और अगर हमें ट्रेड करना होगा तो हमारा जो ये खाड़ी, मतलब जो देखिए इधर का जो एरिया हो गया, जो समंदर के किनारे तटीय क्षेत्र हमारे हैं, तटीय राज्य हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, जैसे मुंबई में हो गया, गुजरात हो गया। तो यहाँ से सीधे हम ट्रांसपोर्ट वगैरह कर लेते हैं मस्कट वगैरह में, ठीक है। तो इन सभी में सुरक्षा की भी जरूरत होती है, क्योंकि समुद्री डाकू वगैरह, लुटेरे वगैरह भी होते हैं। और देखिए, गौरव तलब है कि भारत और ओमान अपनी तीनों सैन्य सेवाओं, यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं के बीच में एक नियमित द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास करते हैं। देखिए, भारत और ओमान के बीच में अल नजाह के नाम से एक सैन्य अभ्यास होता है सेना का, और वायु सेना का अभ्यास होता है ईस्टर्न ब्रिज, और भारत और ओमान की नौसेना का अभ्यास होता है नसीम अल बहार, ठीक है। तो सेना का अभ्यास, वायुसेना, नौसेना, इन तीनों के अभ्यासों का नाम मैंने लिख दिया है, इसको याद रखिएगा। और देखिए, ओमान जो है ये होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित है, जिसके माध्यम से भारत अपने तेल आयात का 5वां हिस्सा आयात करता है। और देखिए, भारतीय जहाज़ों को ओमान के द्वारा दिए गए बर्थ अधिकार भारतीय नौसेना के लिए अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी भी समुद्री डाकू हैं जो समंदर में लूट लेते हैं जहाज़ों को, तो इससे सुरक्षा प्रदान करने में ओमान मदद करता है भारत को। भारत ने ओमान के दुकम बंदरगाह तक पहुंचने के लिए ओमान के साथ वर्ष 2018 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और भारत इस क्षेत्र में रणनीतिक गहराई बढ़ाने और हिंद महासागर के पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग में अपनी इंडो पैसिफिक पहुंच को बढ़ाने के लिए ओमान के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती पकड़ का मुकाबला करने के लिए भारत को ओमान के समर्थन की आवश्यकता है वर्तमान में। तो इसीलिए भारत जो है अपनी दोस्ती ओमान के साथ बढ़ा रहा है। देखिए, ओमान जो है, इसकी लोकेशन मैंने आपको दिखा दी, ये आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित एक देश है, और इसकी कैपिटल मस्कट है, करेंसी है ओमानी रियाल, और यहाँ की जनसंख्या है 49.7 लाख, यानी कि 50 लाख भी यहाँ की जनसंख्या भी नहीं हुई है। और ओमान जो है, देखिए अपनी सीमाएं किस किस देशों के साथ बनाता है। देखिए, ओमान जो है अपनी सीमा यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया और बगल में आपको यहाँ पे दिख रहा है यमन, ठीक है। तो इन 3 देशों के साथ बनाता है। तो सऊदी अरब, यमन और यूनाइटेड अरब अमीरात, ये तीनों ओमान से अपनी सीमाएं बनाते हैं। छठवां है कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के द्वारा रुडोल्फ वी सिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी।
देखिए आपका जो ये पुरस्कार है रूडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार, ठीक है। तो रूडोल्फ वी शिंडलर अवार्ड जो है ये प्रतिष्ठित क्रिस्टल अवार्ड में सर्वोच्च श्रेणी है, जिसका नाम डॉक्टर शिंडलर के नाम पर रखा गया है। और डॉक्टर शिंडलर जो थे, देखिए इनको गैस्ट्रोस्कोपी का जनक माना जाता है। और देखिए एक चीज़ और है, जो आपके डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी हैं, ठीक है। तो ये पुरस्कार जीतने वाले, यानी कि रूडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले जो है, ये पहले भारतीय चिकित्सक यानी कि डॉक्टर भी बन गए हैं। तो इसलिए ये पुरस्कार इम्पोर्टेंट बन जाता है। याद रखिएगा, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के द्वारा अभी हाल ही में रूडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। सातवां की हाल ही में किस गोल्फर ने 50 साल की उम्र में 2021 पीजीए चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है? तो देखिए इनका नाम है फिल मिकेल्सन। याद रखिएगा, फिल मिकेल्सन ने अभी हाल ही में 50 साल की उम्र में 2021 पीजीए चैंपियनशिप जीता है, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। ये सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गए हैं, मतलब इस पुरस्कार को जीतने वाले। आइए थोड़ा सा डिटेल में इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो आपके फिल मिकेल्सन हैं, तो इनकी इस जीत के साथ मिकेल्सन जो है ये पीजीए टूर के इतिहास में एक बड़ा खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। ये इनका छठवां बड़ा खिताब है। मिकेल्सन जो हैं, इन्होंने 50 साल 11 महीने और 7 दिन की उम्र में इतिहास में प्रमुख चैंपियनशिप के, यानी कि 2021 का जो आपका ये पीजीए चैंपियनशिप था, ठीक है, तो इसके सबसे उम्रदराज विजेता का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। और ये रिकॉर्ड पहले क्या था, अमेरिकी जूलियस बोरोस के नाम पे, ठीक है। तो एक अमेरिकी गोल्फर थे जूलियस बोरोस, इनके नाम से रिकॉर्ड था। ये इस खिताब को, यानी कि पीजीए चैंपियनशिप को जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे उस समय। और इन्होंने 48 साल 4 महीने और 18 दिन में 1968 पीजीए चैंपियनशिप पर जो है कब्जा किया था। लेकिन अब जो है जूलियस बोरोस का रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? फिल मिकेल्सन ने। आठवां प्रश्न की हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रुपए के लिए किस देश के पे कोर द्वारा विकसित सॉफ्ट पीओएस समाधानों को अधिकृत किया? तो देखिए ये देश आपका तुर्की है। देखिए तुर्की भी टेक्नोलॉजी में आगे है, उसको हल्के मत लीजिएगा। देखिए अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रुपए के लिए जो है तुर्की के पे कोर द्वारा विकसित सॉफ्ट पीओएस समाधान को अधिकृत किया है। देखिए जो आपका पे कोर है, इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए पे कोर जो है ये तुर्की की वैश्विक भुगतान समाधान कंपनी है, और लाखों व्यापारी अब क्या करेंगे, समझौते के बाद अब जो है जो आपका रुपे सॉफ्ट पीओएस होगा, उसके माध्यम से संपर्क रहित भुगतान स्वीकार करने के लिए अपने निकट क्षेत्र संचार सक्षम स्मार्टफोन को पॉस मशीनों में परिवर्तित कर सकते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो एमडी और सीईओ इनका नाम है दिलीप वसबे। इसका मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना हुई थी 2008 में। नवा प्रश्न की हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 से पहले एक 5 वेबिनार की श्रृंखला आयोजित की गई? तो देखिए अभी हाल ही में जो भारत का आयुष मंत्रालय है, ठीक है, तो भारत के आयुष मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 5 वेबिनार की एक श्रृंखला जो है आयोजित की गई। और इन गतिविधियों को जो है बी विथ योगा बी एट होम के व्यापक विषय के तहत जो है आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। और 10वां प्रश्न की हाल ही में आईआईटी रोपड़ और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बिना किसी जानकारी के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले धोखेबाजों की पहचान करने के लिए किस नाम से एक डिटेक्टर विकसित किया है? तो देखिए ये डिटेक्टर जो है फेक बस्टर के नाम से विकसित किया गया है। याद रखिएगा, हाल ही में आईआईटी रोपड़ और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बिना किसी जानकारी के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले धोखेबाजों की पहचान करने के लिए फेक बस्टर के नाम से एक डिटेक्टर विकसित किया है। देखिए फेक बस्टर जो है एक गहन शिक्षण आधारित समाधान है, जो कि ये पता लगाने में मदद करता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के दौरान वीडियो में हेराफेरी की गई है या फिर धोखा दिया गया है। 11वां प्रश्न की हाल ही में किस भारतीय को 47वीं FIH कांग्रेस यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी कांग्रेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये भारतीय हैं वी कार्तिकेयन पांडियन। ये एक IAS ऑफिसर हैं, कहाँ के? उड़ीसा के। और ये वर्तमान में जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव हैं। और इनको उड़ीसा में हॉकी के आयोजन और प्रचार की दिशा में इनके योगदान के लिए जो है
जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है इसके द्वारा अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 47वें फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी कांग्रेस में। ठीक है। 12वां की भारत में किस वर्ष चीता को विलुप्त घोषित किया गया था। देखिए चीता तो बस नाम ही और किताबों में आपको दिखेगा। 1952 में ही भारत में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। देखिए इस साल एक नया काम होने वाला है। नवंबर महीने में अफ्रीका से जो है भारत में चीता मंगाया जाने वाला है, ताकि चीता को जो है मंगा के उसमें रिप्रोडक्शन वगैरह करा के जो है इनकी संख्या बढ़ाई जाए। देखिए ये चीता जो मंगाया जाएगा नवंबर महीने में, तो इसको मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में रखा जाएगा और चंबल क्षेत्र में स्थित है आपका कूनू नेशनल पार्क। ये 750 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और चीता के लिए अनुकूल वातावरण भी है। देखिए चीता बहुत तेजी से चलने वाला जानवर है, सबसे तेज चलता है ये। ठीक है। तो 750 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मिलेगा इसको, तो वहाँ पे दौड़ेगा, भागेगा, बच्चे पैदा करेगा और अपनी संख्या बढ़ाएगा। ठीक है। तो भारत में भी चीता मिल जाएंगे अब देखने को आपको। और देखिए देश का जो आखिरी चित्तीदार चीता था ये 1947 में छत्तीसगढ़ में मर गया था और फिर उसके बाद 1952 में इसे देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है। तो फिर से चीता आने वाला है नवंबर में। और 13वां प्रश्न की हाल ही में किस युद्ध के नायक कर्नल पंजाब सिंह का निधन हो गया। देखिए कर्नल पंजाब सिंह जो है ये 1971 में जो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उसके ये हीरो थे, नायक थे। और इनका जन्म 15 फरवरी 1942 को हुआ था। और देखिए जो कर्नल जी हैं इनको 6वीं बटालियन सिख रेजिमेंट में 16 दिसंबर 1967 को कमीशन किया गया था और इन्होंने 12 अक्टूबर 1986 से 29 जुलाई 1990 तक जो है सिख रेजिमेंट की कमान भी संभाली थी। तो कर्नल पंजाब सिंह जो है ये इंडियन आर्मी के वीर जवान थे। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो आपके लिए पहला प्रश्न आज का है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बने हैं, नाम बताइए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसे 4 साल के लिए विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद में चुना गया है, नाम बताइए। तीसरा कि हाल ही में किसे दोबारा निर्विरोध BWF का अध्यक्ष चुना गया है, आंसर बताइए। चौथा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किस स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट से उत्तरों की। देखिए पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए इसको हम 25 मई को मनाते हैं। और दूसरा था कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए इसको भी हम 25 मई को ही मनाते हैं। तीसरा था कि हाल ही में चीन में हाइब्रिड चावल की नस्ल विकसित करने वाले किस प्रसिद्ध चीनी वैज्ञानिक का निधन हो गया, तो इनका नाम क्या है, युआन लोंगपिंग। चौथा था कि हाल ही में कौन इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी, जिनका नाम है अन्वी भूटानी। पांचवा था कि किस व्यक्ति को पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है साजी NM। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो मैंने कहा था शुरू में कि जो फेसबुक पेज है उसको लाइक कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ से PDF वगैरह की लिंक मिल जाए और वीडियो के अपडेट मिलते रहें।